नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के बारे में कि कैसे हरियाणा सरकार ने जनता तक लाभ पहुंचाया है। हरियाणा का प्रभावी और कुशल प्रशासन। कोरोना में अपने माता पिता को खोने वालों की सरकार ने की चिंता। गरीबों की आय बढ़ाने के लिए लगातार अंत्योदय मेले का आयोजन। विश्वविद्यालयों में अलग अलग पदों पर नियुक्तियों के लिए कमेटी का गठन। भ्रष्टाचार से राहत दिलाने वाली सरकार। मंत्री और सभी अधिकारियों ने हर पॉलिसी के लिए किया बेहतर काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की ओर से पूछे गए सवालों का बिंदुवार जवाब देकर सदन को संतुष्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आम आदमी को आने वाली परेशानी को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर सरकार लगातार काम भी कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी तक किसान आंदोलन के दौरान पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 276 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 4 केस अति गंभीर हैं। 272 केस में से 178 केसों में चार्जशीट तैयार की गई है। 158 केस अभी तक अनट्रेस है। 8 की कैंसिलेशन रिपोर्ट्स तैयार कर ली गई है और 4 केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। उनतीस केस के रद्द होने की प्रक्रिया जारी है। किसानों को मुआवजा देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी किसानों से बातचीत चल रही है। अभी जो टोटल केसेस हैं, पुलिस केसेस अगेंस्ट फार्मर्स 276 केस कुल रजिस्टर हुए थे। 4 उसमें सीरियस नेचर के हैं, मर्डर के हैं, रेप के हैं। उस पर तो उन्होंने भी मांग नहीं की है कि विड्रॉ करेंगे। बाकी 272 केस ऐसे हैं जिनमें से कोर्ट को चार्जशीट प्रिपेयर करके कोर्ट को दे दिए गए 178 केस, और इन 178 में नहीं 178 तो चार्जशीट है। फिर उसके बाद अनट्रेस्ड रिपोर्ट जो है वो लगभग 57 केसेस की रिपोर्ट अनट्रेस्ड है। वो जिसके नाम भी था कोई मिला नहीं है, तो लगभग ये तो वैसे ही वापस हो जाएंगे। 8 केसेस हैं जिनकी कैंसिलेशन रिपोर्ट और अलग से पुलिस ने तैयार कर ली है। इन 8 में से 4 तो कोर्ट में फाइल भी कर दिए हैं, ये क्योंकि आज की रिपोर्ट है। ये 4 बाकी है, साथ साथ जैसे जैसे तैयार होंगे वैसे वैसे जाते रहेंगे। और 29 केस हैं जिसको कैंसिलेशन की प्रोसेस में उनको डाल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर एसपी मिलकर के उसका प्रोसेस कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सारे केस कोर्ट वाले कोर्ट से, और जो कोर्ट में नहीं है बाकी सब एसपी पुलिस, एक प्रोसेस में जो छानबीन होगी उसके बाद उसका निर्णय किया जाएगा। कोविड के नाते 6 ऐसे कर्मचारी जिनको 10-10 लाख रुपया दिया गया है, 3 ऐसे 20-20 लाख। चलो टोटल बता देता हूं मैं। इसमें जो राशि की बात आ रही है, कुल कोविड के इस 2.25 साल में जो हमने इसमें राशि खर्च की है एक्सचेकर से, वो 590 करोड़ रुपया की है। और इसमें ज्यादातर राशि वो है जो ऐसे बीपीएल परिवार थे जिनको मासिक हमने 4,000 रुपया भेजा था, कुछ को साप्ताहिक 1,000 रुपया भेजा था। कुल मिलाकर हमने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। कहीं भी कोविड के कारण से पैसे की खर्च की आवश्यकता पड़ती है, हम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए का जो निर्णय किया था वो भी 1,025 लोगों को दे चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कई पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के लोगों को लाभ भी मिलेगा।
सैलरी इनकम का पार्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अलग अलग पदों पर नियुक्तियों के संबंध में फैसला लेने को लेकर एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के लिए कहा है। इसमें राज्यपाल यानी चांसलर का प्रतिनिधि, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स शामिल होंगे। इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इसमें यूजीसी के निर्देशों की अनुपालना की जाएगी। विश्वविद्यालयों में पारदर्शी और योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति होगी। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बरकरार रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंबरदारों को नहीं हटाया जाएगा। सरकार द्वारा उनके मासिक वेतन को 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। बड़ा विषय है, ये आया हमारे पास। इसमें इतनी ही मैं बताता हूं कि हमने इनके साथ 3 वायदे किए थे, जरूर किए थे। मासिक इनकी जो आय थी उनको 1500 से 3000 कर दिया था। स्मार्टफोन के लिए डिपार्टमेंट ने 7000 रुपए प्रति फोन ये सैंक्शन कर दिया। अगर क्योंकि बहुत लोगों ने आके कहा देखो जी मोबाइल तो हमारे पास है, क्योंकि मोबाइल के बिना आज कोई व्यक्ति है नहीं। उनका जी आप हमें 7000 नगद दे दो, हमारे पास है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, केवल उनसे नंबर हमने लेना है, वो नंबर अपना कोई ना कोई वो दे देंगे। इसी प्रकार उनको आयुष्मान भारत में जोड़ने की बात थी, उसको आयुष्मान भारत में जोड़ने का हमने फाइल क्लियर हो गई है और बहुत जल्दी, चूंकि ये आयुष्मान भारत योजना सेंटर की योजना है, इसलिए उसमें ऐड कराने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेलिटी चल रही है। लगभग 20 से 24 हजार ये नंबरदार हैं, किसी को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन तो लेकिन अगले लगाने का हमने कोई निर्णय अभी सुनिए बंद नहीं, निर्णय नहीं किया। हम इसको मुझे लगता है शायद लैंग्वेज ही लिखी है। अब इसका एक निर्णय, हाँ एक निर्णय बाद में करेंगे, क्योंकि आज उपयोगिता कितनी है उसका विचार करके बहुत प्रांत ऐसे हैं जिसमें नंबरदार है ही नहीं। इसके साथ साथ 7000 रुपए मोबाइल के लिए दिए गए हैं। उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देने की फाइल भी क्लियर हो गई है। जल्द केंद्र सरकार से इसे मंजूरी भी मिल जाएगी। सरकार ने आगे नए नंबरदार की नियुक्ति पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया। इस संदर्भ में बाद में फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की कमान संभालने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ कुशासन से सुशासन स्थापित करने के पश्चात अब सुशासन के नतीजों पर अधिक फोकस किया है। हरियाणा में सुशासन की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल के बाद पिछले 6 सालों से तेजी से कदम उठाए गए हैं। इन 6 सालों में मुख्यमंत्री ने सुशासन पर जो जोर दिया था, इसी का परिणाम रहा है कि हरियाणा आज देश के अन्य राज्यों को सुशासन का पाठ पढ़ाने वाला प्रदेश बनने के साथ साथ गुड गवर्नेंस के मामले में भी हरियाणा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के लिए प्रेरणा बन गया है। जहाँ तक सरकारी ये जो विश्वविद्यालय हैं इनके बारे में, हालांकि एक बार हमने सब विश्वविद्यालय के जितने भी कुलपति थे, उपकुलपति थे, उनसे बातचीत करके कुछ विषय आगे बढ़ाए थे। फिर भी काफी चर्चा इस पर हुई। हमने निर्णय ये लिया है कि इसमें एक 5 लोगों की कमेटी बनाएंगे। 15 से 20 दिन में ये अपनी 1-2 मीटिंग करके रिपोर्ट दें। हाँ, ये रूल करेंगे और फिर जनवरी में इसका निर्णय जो कुछ विषय आएगा उस हिसाब से करेंगे। ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी। देखिए, ऑटोनॉमी होती है एजुकेशन की, ऑटोनॉमी पैसों की, ऑटोनॉमी बिल्डिंग बनाने की, ऑटोनॉमी नियुक्तियों में कुछ बातें हमें ध्यान में आई हैं। अरे नियुक्तियों में सुन तो लो, अभी भी 3 वाइस चांसलर्स की इंक्वायरी चल रही है। कोशिश ये करेंगे कि सबकी नियुक्तियां पारदर्शी हों, मेरिट पर हों और एक समान सारी यूनिवर्सिटीज में एक समान लेवल आना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के कारण लोगों की जान जा रही है। इस बीच हरियाणा सरकार ने उन बच्चों की मदद का ऐलान किया है जिनके माता पिता की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि उन बच्चों की वित्तीय मदद सुनिश्चित की जाएगी जिन्होंने अपने माता पिता केयरटेकर को कोरोना वायरस के कारण खो दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने अलग अलग वर्गों के लाभ पात्रों को 600 करोड़ रुपए से अधिक का सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण जिन विधायकों के हलकों में विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ की राशि नहीं दी गई, वो 31 मार्च तक जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की कठिनाई को देखते हुए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। किसानों की फसल कम नहीं होने दी जाएगी। सरकार माइक्रो इरिगेशन और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ दर से किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। इस संबंध में सरकार आगे बढ़ रही है। सभी का सहयोग चाहिए। पानी की आगे आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमने निश्चय किया है कि माइक्रो इरिगेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। आने वाली कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, लेकिन इसमें जो भी स्कीमें बनानी पड़ेंगी सब स्कीमें बनाएंगे। खुला जो सिंचाई का मामला है, इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे माइक्रो इरिगेशन पर लाएं, फसल को कम नहीं होने देंगे। हाँ, फसल का डाइवर्सिफिकेशन तो करा सकते हैं। धान की बजाय और फसल बुझाई की जाए। हमने इसके लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिया, 1 लाख एकड़ से ज्यादा दिया। अभी और आगे बढ़ेंगे तो वो भी देंगे। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए माइक्रो इरिगेशन की स्कीमें जहां बनती हैं उसमें सबका सहयोग चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार गरीबों की आय बढ़ाने के लिए लगातार अंत्योदय मेले लगा रही है। अभी तक 250 मेले लगाए जा चुके हैं। सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था बना रही है। सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। यदि इन मेलों में बजट से ज्यादा युवा सब्सिडी का लाभ लेने आते हैं तो उन्हें वर्तमान बजट से दिया जाएगा। यदि रह जाते हैं तो उनके लिए अगले बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एससी में क्रीमी लेयर नहीं लाया जाएगा। क्रीमी लेयर को लेकर वीसी वर्ग के बारे में पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 लाख की आय में वीसी आरक्षण से जुड़ी सभी नियुक्तियां पूरी हो जाती हैं। यदि फिर भी नियुक्तियां नहीं होती तो इस आय वर्ग को बढ़ाया जाएगा। जो सबसे पहली बात हमने ध्यान में रखी है वो है गरीब, किसान, मजदूर, जिसकी आय बहुत कम है। उसमें हमारे एससी बीसी का स्वाभाविक एक बड़ा रोल है, बड़े उसमें कैटेगरी उनकी है। ऐसे सब लोगों को लाभ हम कैसे पहुंचा सकते हैं। हमने ऐसी सारी योजनाओं में इनको सबको लाभ पहुंचाने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना की हमने घोषणा की। परिवार पहचान पत्र एक विषय जो पहले से आ चुका है, सबको मालूम है कि हम हर एक परिवार का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। उस डाटा को बाद में वेरीफाई भी कर रहे हैं। वेरीफाइड डाटा जब हमारा एक लिमिट से नीचे हमको ध्यान में आता है इनकम का, उनको कैसे सहायता की जाए। 1.5 लाख परिवार हमारे ध्यान में ऐसा आ गया जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, सिर्फ 7-8 हजार। नहीं, मैं कहता हूं इस बार नई बात यह है, हमने उसके मेले लगाए, अंत्योदय मेले, ग्रामोदय मेले, और अभी शायद 22 तारीख तक समाप्त होने थे, आज 22 है। आज उसका कहीं ना कहीं लगा होगा आखिरी, या कोई बचा होगा तो 1-2 दिन में और हो जाएगा। 180 से ज्यादा ये मेले इन स्थानों पर, एक जगह पर 2-2, 3-3 भी लगाए हैं। तो ऐसे 250 से ऊपर ये मेले लगे हैं जिसमें 1.5 लाख परिवार को बुलाया गया है। और इन सबको रोजगार के लिए कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। टारगेट हमारा है कि इस 1 लाख वाले की आय 2 लाख कैसे हो जाए। सरकार की ओर से कुछ नहीं दे रहे, हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। पहली तो उस लोन का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो सरकार करेगी, एक बात। दूसरा, केवल लोन की स्कीमें नहीं है, बहुत स्कीमें सब्सिडी की भी हैं। और सब्सिडी में हमने बजट में एक लिमिट होती है कि भी इस विभाग की या इस योजना की इतना बजट है। हमने वो भी छूट दी है कि अगर इन स्कीमों में ज्यादा लोग आएंगे, अगर इस समय के वर्तमान के बजट में पूरा हो जाएगा तो वर्तमान में बजट में पूरा करेंगे, नहीं तो 2.5 महीने बाद जो बजट आएगा उस राशि को और बढ़ाएंगे, ताकि ऐसे अगर सब्सिडी की स्कीमों में लोग ज्यादा आ जाते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सबको सब्सिडी दी जाएगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है।
अभी तो हाथों हाथ जितने लोगों का सॉल्यूशन हो रहा है वो 10, 15, 20% ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं। 20% के बाद तो फिर 25%, 30% बैंक वाले रख रहे हैं, वो अपना एनालिसिस करेंगे, बाद में देंगे। डिपार्टमेंट के पास बजट नहीं है, उसका प्रबंध करेंगे। कुछ लोग स्किलिंग का कर रहे हैं तो स्किलिंग के लिए भी 3 महीने लगेंगे, तब वो काम करेंगे। और ज्यादा इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक आ रहे हैं, पशुपालन में आ रहे हैं। अब पशुपालन का भी हम एक स्किलिंग का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और उसमें यानी उन सबको बुला करके पशुओं की देखभाल, पशुओं का दूध, पशुओं के दूध की बिक्री, उसका आगे इनकम, ऐसे सारे विषय को लेकर के उनकी भी स्किलिंग कराएंगे। तो एक बहुत लंबा प्रोग्राम है हमारा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है, केंद्र सरकार उन योजनाओं की न केवल तारीफ कर रही है बल्कि उन्हें देश भर में लागू करने का भी काम कर रही है। खुद प्रधानमंत्री हरियाणा की योजनाओं की पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं जरूर कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीवन का एक लंबा कालखंड मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला है। मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं। कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की दर को 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन एवं पेंशन का 28% से बढ़ाकर 31% तक करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नए कर्मचारियों के लिए क्रियान्वित एनपीएस योजना का शेयर केंद्र सरकार की तर्ज पर 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। सेंट्रल पैटर्न से नीचे रहना पड़ेगा, नीचे जाएंगे, कहीं उससे ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर भी जाएंगे। बहुत ऐसी स्कीमें हमने चलाई हैं जो सेंटर में है ही नहीं। अलग प्रदेश वो हमारी स्कीमों का उल्लेख करके और अडॉप्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि हरियाणा जो इस मामले में सबसे आगे निकल गया, कि नई चीजें जो है वो हरियाणा से हम सीख रहे हैं। शून्यकाल में विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब सरकार द्वारा 1 महीने के अंदर संबंधित विधायक को लिखित में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले का पूरे सदन ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जंगल होता था तो मिट्टी का कटाव होता था, तब पंजाब भू संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश का बहुत सा क्षेत्र आता है। पीएलपीए से जुड़ा मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
एक विषय की चर्चा मैं करना चाहूंगा जो हमारी बहन किरण चौधरी जी ने उठाया, वो उठाया पीएलपीए का और फॉरेस्ट का। अब ये पीएलपीए की फॉरेस्ट की जब हमने सारी आकर के लड़ाई लड़ी देखी, तो उसमें क्या है कि पीएलपीए का एक्ट बना सन 1900 में, आज से 120 साल 21 साल पहले। और उस समय क्यों बनाया गया कि आज की खेती, आज का विकास, डेवलपमेंट कुछ नहीं होता था, जंगली जंगल था, या वर्षा आती थी तो वर्षा के कारण से, नदियों के बहाव के कारण से, नालों के बहाव के कारण से मिट्टी का कटाव होता था। तो एक कानून बनाया गया कि पीएलपीए, प्रिजर्वेशन ऑफ पंजाब लैंड एक्ट, कि उस लैंड को प्रिजर्व करना है, और प्रिजर्व करना है तो कहीं से भी पानी का कटाव है तो उसका प्रबंध करे सरकार, वहां पेड़ लगाए, क्योंकि उस समय विकास का ऐसा विषय नहीं था, लैंड को प्रिजर्व करना ये उसका पर्पज था। बाद में फॉरेस्ट एक्ट बना, और फॉरेस्ट एक्ट में है कि पेड़ जो है जहां लग गया है वो फॉरेस्ट लैंड है, नोटिफाइड लैंड है, उसका एक्ट बना है। जो नोटिफाई हो जाए उसके अंदर आप कोई काम नहीं कर सकते पेड़ लगाने के अलावा। संयोग ऐसा बना कि ये पहले पीएलपी एक्ट बना तो था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड भी कटती थी, पेड़ लगाने के कारण से लैंड को रोका जाता था। बाद में इस पीएलपीए को कुछ भी सोच रही होगी, इस एक्ट को दे दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया तो वहां एक गलती क्या हुई कि जितना पीएलपीए का नोटिफाइड एरिया था अंडर सेक्शन 3, 4, 5, वो सारे का सारा फॉरेस्ट एरिया मान लिया गया। और इस कंसेप्शन से जब चीजें चली आगे चली तो बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई, और एक डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट भी दे दिया कि हाँ पीएलपीए नोटिफाइड एरिया ये फॉरेस्ट लैंड है। और ये आज नहीं, 20 वर्ष पहले शायद कभी दिया गया होगा। जब ये ध्यान में आया कि पीएलपीए का एक्ट जितनी नोटिफाइड एरिया है और फॉरेस्ट लैंड है, ये लगभग 40%, जो आपने भी उल्लेख किया, ये पूरे प्रदेश का 40% बनता है। और उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी आती है। उसमें आज के जितने सरकारी, प्रदेश के, केंद्र के और इवन इंटरनेशनल लेवल के ऑफिस बने हुए हैं, वो भी उसमें आते हैं। हमारे यहाँ संयोग से एक ही इंटरनेशनल ऑफिस है हरियाणा में, और वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आईएसए का। वो आईएसए की जो सारी जमीन है वो भी पीएलपीए के नोटिफाइड एरिया में है। जब इसको फॉरेस्ट मान लेंगे तो वहां कुछ भी नहीं, आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। कितने ही हमारे एचएसवीपी के आपके सेक्टर्स वो उसके अंदर आ गए। इसमें हमने स्टैंड चेंज किया। और क्यों चेंज किया? इसलिए जब कांत एन्क्लेव जो पीएलपीए के एरिया में थी उसको सारे को तोड़ा गया, और उसका कई करोड़ रुपए हरियाणा के ऊपर भी हर्जाना लगा है। उस एक केस को देख करके जब हमने विचार किया तो इसमें बहुत बड़ा एरिया, ये हमारे यानी एचएसवीपी के सेक्टर्स, हमारे कई ऑफिस, कई हमारे गुड़गांव में तो जो पुलिस के और सीआरपीएफ के कितने ही जो प्लाटून इतने सैकड़ों एकड़ में है, वो सारा धराशायी होने वाला था। तब हमने ये कहा कि नहीं, पीएलपीए लैंड यानी टोटल पीएलपीए लैंड इज नॉट फॉरेस्ट लैंड। और इस पर अब बहस चल रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा था, पीएलपीए में एक अमेंडमेंट लाके यहाँ पास कराया गया है, और वो पास कराने के बाद उसको हमने गवर्नर जी के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजा हुआ है, और उसी का सुप्रीम कोर्ट में नोटिस लिया गया है कि ये अमेंडमेंट गलत किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत उसका अध्ययन हो रहा है। तो ये थी मनोहर सरकार की कुछ उपलब्धियां, जिनके बलबूते हरियाणा सरकार ने भारतीय मानचित्र पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। हरियाणा सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उनको सरकार ने पूरा भी किया है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।